Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 10, Cell and Cell Organelles. Now, what does this mean? हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ सेल देखे थे जहाँ पे वी स्टडीड अबाउट सेल वॉल, देन वी सॉ अबाउट सेल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन वी स्टडीड अबाउट साइटोप्लाज्म, राइट. एंड सेल क्या होता है? वी ऑल नो सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. एंड हमारा ह्यूमन बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. अब बिकॉज वी ह्यूमन्स वी नो कि वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क. द सेम वे plants and animal cells, there are two types of cells, right? Plant cell and animal cell. So whosoever the cell may be, every cell needs some kind of energy to perform its work. Okay, अब cell जो है it is not a single part. अब सेल के अंदर भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, सेल के भी कुछ ऑर्गेनल्स है विच आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, राइट. अब सेल के अंदर वी स्टडीड की सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, देन वी केम टू नो कि साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है. बट देर आर मैनी मोर थिंग्स एंड देर आर डिफरेंट ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन दी सेल. ओके, अभी सेल को हाउ वी विल डिफाइन सेल. सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, रिमेंबर दिस. दो टाइप के सेल्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है एंड इसमें यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड प्रोकैरियोटिक जो है इसमें सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे एंड इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा. ओके, अब जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच माइन्यूट. यू कांट सी दैट विथ योर नेक्ड आई. इसलिए सेल्स को आप कहाँ पे देखोगे? यू विल यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट which is called as compound microscope, right? We studied this in the last lecture itself. Then हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस देखा. यहाँ पे जो येलो कलर का आपको लेयर दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन दिस एनिमल सेल. देन दिस क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर is absent in this animal cell. Then the vacuole which is present, it is also absent in this animal cell. तो you should remember animal cell and plant cell का difference क्या है. Animal cell does not contain cell wall, chloroplast and vacuole, while plant cell contains this. And the main reason behind plant making their own food through the process of photosynthesis is the presence of chloroplast in their cell, right? We saw this in the last lecture. Then we studied about cell wall, right? cell wall क्या होता है? अभी cell wall क्या होता है? it is found around the cells of algae, fungi and plants. and हमने अभी डायग्राम में देखा कि animal cells they lack cell wall. okay, अभी cell wall कैसा होता है? cell wall is elastic स्ट्रॉन्ग कोटिंग अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे आई टोल्ड यू जो हम घर पे वॉल बनाते हैं यू कैन कंसिडर दैट वॉल एज अ सेल वॉल, ठीक है. अब वो सेल वॉल के ऊपर वी पेंट अ लेयर, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? वो पेंट को वी कॉल देम एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, अब ये जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ओके, एंड उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद some polymers are present like lignin, suberin, cutin. These are added in the cell wall as per the need. okay, and what is the function of the cell wall? हमारा जो घर का wall होता है उसका काम क्या है? they provide support, right? and they protect the cell by preventing entry of excess water in the cell. अब हमारे घर में जो walls बने हुए हैं उसके वजह से all the flats are separated. कोई भी एक दूसरे के घर में नहीं आ सकता या बाहर का कोई भी आ नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सेल वॉल है इट इज़ प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ वॉट? एक्सेस वाटर, बिकॉज एक्सेस वाटर शुड नॉट एंटर द प्लांट सेल. एंड सेल वॉल, अगर सेल वॉल की बात होगी तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है तो सेल वॉल के टाइम पे सिर्फ एनिमल्स के बारे में यू नीड टू राइट, एंड यू कैन राइट एनिमल cell does not contain cell wall. okay, next we saw about plasma membrane.
which is also called as cell membrane. It is thin, fragile, elastic covering that separates the cell component from the environment, outer environment. Okay, तो cell membrane जो होता है, it separates the cell component. cell component में क्या आएगा? It can include the cell wall, then cytoplasm, then nucleus, mitochondria. This all are different cell components. तो इनको ये separate करता है from the outer environment. Okay, अब इसका structure कैसा है? Always remember, जो cell membrane होता है उनका protein molecule are always embedded in 2 layers of phospholipid. Right, we saw this in last lecture. We saw the diagram of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हियर इफ़ यू कैन सी, ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है? इट इज़ मेड लाइक ऐसा, राइट, ऊपर एंड नीचे. तो इसके बीच के अंदर, इसके बीच में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन विल बी एम्बेडेड हियर इटसेल्फ. ओके, कैन सी ये वाला लेयर. ठीक है. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है बिकॉज इट डजेंट अलाउ द एंट्री ऑफ अदर सब्सटेंसेज और मॉलिक्यूल इनटू द सेल. वो किसकी एंट्री अलाउ करेगा? इट विल जस्ट अलाउ सम यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन टू एंटर द सेल. CO2 इज़ नॉट नीडेड बाय द सेल, तो वो उसको एंटर करने नहीं देगा सेल के अंदर. ओके, देन वी सॉ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेज है वो ट्रैवल कैसे करते हैं सेल के अंदर? दे ट्रैवल थ्रू द 2 प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. एंड इसके अंदर हमने ऐसे एक्टिविटीज़ देखे दैट यूज सेलुलर एनर्जी. एंड यहाँ पे कौन सा था? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में हमने क्या देखा कि दे एनगल्फ द फूड. जैसे कि अभी एंडो मतलब इनसाइड द सेल, तो बाहर से दे विल एनगल्फ मतलब वो बाहर का जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होगा वो उसको खा लेंगे. ओके, ये हो गया एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल. एक्सोसाइटोसिस मतलब आउटसाइड द सेल. तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? दे विल एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल. ओके, दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, दिस आर द 2 फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर एंड इसके बीच में प्रोटीन चैनल्स आर प्रेजेंट. ओके, दिस इज आउटसाइड द सेल अपर लेयर and this is inside the cell. तो it is selectively permeable, right? ये जो layer है it is selectively permeable, तो it will not allow other molecules to enter the cell. यहाँ पे प्रोटीन जा सकता है तो प्रोटीन is entering the cell. पर अगर यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल आ गया which the plasma membrane don't want to get entry into, तो it will reject its entry, वो अंदर आने नहीं देगा because of its property called as selectively permeability. Okay. नाउ वी सॉ द ऑस्मोसिस प्रोसेस इन प्लांट सेल. जो है वो 3 इसमें डिवाइडेड है, एनिमल एंड प्लांट सेल. एंड इसमें हमने पढ़ा था आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में दोनों लेयर कैसा होगा? इट विल बी इक्वल. मतलब बाहर से पानी H2O अंदर आने की ज़रूरत नहीं है एंड अंदर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. ये था आइसोटोनिक. अब हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल के पास कम वाटर मॉलिक्यूल होता है तो ये क्या करेंगे? अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे. ठीक है. हाइपरटोनिक इसमें क्या होता है? सेल के पास वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगे? वाटर को बाहर भेजेंगे, आउट ऑफ द सेल. ओके, तो आइसोटोनिक मतलब ना वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने की ज़रूरत है ना बाहर जाने की ज़रूरत है. हाइपोटोनिक में क्या होगा? दिस इज़ हाइपरटोनिक. ओके, हाइपोटोनिक में क्या होगा? H2O का लेवल जो है वो सेल के अंदर कम है तो उसको बाहर से, आउटर एनवायरनमेंट से या आउटर सेल से सेल के अंदर लेना पड़ेगा H2O. हाइपरटोनिक में उसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स को भेजेगा. ओके, दिस इज़ अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. देन वी स्टडीड अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ओके, अब ये स्टिकी होता है इसके वजह से जो अलग अलग सेल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
ठीक है। तो जो भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, दे गेट स्टिक टू इट, ओके। एंड साइटोसोल क्या होता है, अभी एज आई टोल्ड ये स्टिकी होता है तो उसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स दे स्टिक ओवर इट, राइट। तो ऐसा फ्लूइड, ऐसा स्टिकी फ्लूइड जिसके ऊपर कोई भी सेल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। एंड ये साइटोसोल क्या करता है, ये स्टोर करता है वाइटल nutrients like amino acid, glucose, vitamins in it, okay. Now today we will start with cell organelle. Cell organelle क्या होता है? An organelle is a specialized subunit having specific function within the cell. अभी जैसे हमारा लीवर है, it is performing its separate function. किडनी है, it is performing its separate function. Stomach is performing its separate function. हमारा लंग्स इज़ परफॉर्मिंग सेपरेट फंक्शन। वैसे ही सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, दे विल बी परफॉर्मिंग इट स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल, ओके। दे आर ऑर्गन्स ऑफ द सेल। अभी जो लीवर हो गया, किडनी हो गया, दे आर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। एंड सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ द सेल, ओके। नाउ ईच ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. Except nucleus and chloroplast, all other organelles can be seen only with electron microscope. अब हर एक ऑर्गेनल, सेल के पास जो भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, हर एक ऑर्गेनल के पास उनका खुद का लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ओके। एंड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आपको विजिबल दिख पाएगा सेल के अंदर, बट ऑल द other organelles which are present in cell, you can only visualize them under a compound microscope or electron microscope, okay. Now nucleus, now try this. There is one activity which is given in your textbook. See, take a drop of water on a clean glass slide. What we will do, एक glass slide लिया हमने, okay. Now we will add a drop of water to it, ओके। इस पे हमने क्या किया, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया। नाउ यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ द चीक. अब क्या करेंगे हम, ये वाटर के ऊपर ऐसा ऐसा कर देंगे, ओके. नाउ ट्रांसफर अ लिटिल मटेरियल फ्रॉम स्पून टू द वाटर ड्रॉप on the slide and spread it evenly. This is how you will spread, okay. Put a drop of methylene blue stain on the sphere. Methylene blue एक stain है which will give color to the organelles, ठीक है. तो इस पे हम क्या डालेंगे, we will add methylene blue over it, ठीक है. ये क्या करेगा, स्टेन करेगा सारे ऑर्गेनल्स को. उसके बाद हम एक कवर स्लिप डाल देंगे इसके ऊपर ऐसे, एंड देन वी विल विजुअलाइज इट अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. नाउ डिड यू ऑब्जर्व द सेल्स विद ब्लू न्यूक्लियस. अब ये ब्लू क्यों हुआ है न्यूक्लियस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिथिलीन ब्लू स्टेन. जो न्यूक्लियस है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेन इट हैज़ टर्न्ड ब्लू, एंड आप उसको देख सकते हो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके. द डार्क राउंड स्पॉट seen under the microscope while observing the onion peeling stained with iodine is the nucleus of the cell. तो अभी जो भी आपको ऑनियन पील्स की, ठीक है, आप जो भी देखोगे इट विल बी द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच हैज़ बीन स्टेन ब्लू इन कलर. Now when observed under electron microscope we can see nucleus covered by a double layered membrane with small pores. आपको क्या दिखेगा, you will see a nucleus but it will be covered by a double layered membrane, ठीक है. समझो, सपोज हाँ, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, इसके ऊपर आपको 2 लेयर दिखेंगे, ठीक है. एंड इसके ऊपर क्या होगा, होल्स होंगे विच आर कॉल्ड एज पोर्स. ऐसे आपको पोर्स दिखेंगे उसके ऊपर. दिस पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ न्यूक्लियस ऑल्सो रिक्वायर सम मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस टू परफॉर्म इट्स वर्क, राइट. तो ये जो होल्स होंगे या जिसको हम पोर्स बोलते हैं, इसके थ्रू सारे सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर आएंगे एंड न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे, ओके. देन न्यूक्लियस हैज़ 1 राउंड न्यूक्लियोलस, उसके पास एक राउंड न्यूक्लियोलस है, एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर विच विल बी थ्रेड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ओके. क्रोमैटिन फाइबर्स आर thin thread like structure which condense to form short thick chromosome. अब सी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर है,
जिसके ऊपर पोर्स है विच इज़ अलाउिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड मॉलिक्यूल। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस के साथ ऐसे डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है इट विल गेट कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, विच कंटेन्स जीन, विच कंटेन्स डीएनए, एंड डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स विच आर देयर इन आवर बॉडी, राइट। अब ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो ऐसे होंगे थ्रेड लाइक, इट विल डेवलप इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, दे आर एक्स शेप्ड क्रोमोसोम, राइट। अब यहाँ पे डीएनए जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के अंदर, ओके। दिस इज हाउ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक। क्रोमोसोम एक्स शेप्ड होता है, ठीक है। सी विच कंडेंसेस टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा है सेल डिवीजन प्रोसेस जो है 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो सोमैटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस, एंड मियोसिस में जर्म सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है। जर्म सेल्स क्या होता है अभी, ओवम एंड स्पर्म आर द जर्म सेल्स प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, ओके। तो वो मियोसिस प्रोसेस हो गया। तो सेल डिवीजन के टाइम पे दिस क्रोमैटिन फाइबर गेट कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, okay. Then functional segments on chromosomes are called as gene. See, suppose this is the structure of chromosome, ठीक है, एक्स शेप्ड होगा वो। अब इसके 4 कॉर्नर पे 4 जीन्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज हाउ क्रोमोसोम लुक्स लाइक, ओके। सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा दिखता है, वी सॉ न्यूक्लियस के पास 2 डबल लेयर से कवर्ड है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पोर्स है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इससे क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूल होता है दे कम इन एंड दे गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। देन एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर होता है विच गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन प्रोसेस, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू नीड टू रिमेंबर कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है एग्जैक्टली, ओके। सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ। एंड जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है mitosis and meiosis, that processes are also controlled by the nucleus, okay. It is involved in the transmission of hereditary characters from parents to offspring. offspring मतलब क्या, child। तो parents से child को जो characters मिलते हैं, अब heredity क्या होता है, if you have heard about, अभी आपको सब बोलते होंगे you look like योर मदर, यू लुक लाइक योर फादर। तो कुछ कैरेक्टर्स आपको आपके मदर एंड फादर से मिले हुए हैं जिसकी वजह से यू लुक सिमिलर टू योर पेरेंट्स। पर इफ़ यू सपोज दिस इज़ यू, ओके, एंड दिस इज़ योर फ्रेंड ए और बी, नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, सपोज योर नेम इज़ अंकित, ओके, एंड this is A and B, okay. Now how it is possible to identify whether it is Ankit, B or A? How we identify any individual? See, यहाँ पे हम किसी को भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज सब लोग अलग अलग दिखते हैं एंड सबके अलग दिखने का रीज़न क्या है, इट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। अब हम जो ह्यूमन्स हैं हम सबके अंदर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एंड ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए, ओके। तो ये जो जीन्स है, अभी जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं दे समवॉट लुक सिमिलर, पर वो भी थोड़े डिफरेंट ही होते हैं, राइट। वाई इज़ इट सो, बिकॉज हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले हुए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि सारे इंडिविजुअल अलग होते हैं, ओके। नाउ डू यू नो, due to loss of nucleus, large quantity of hemoglobin can be accommodated in the RBC and thereby large amount of oxygen can be transported. अगर न्यूक्लियस लॉस हो जाए
तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर जाएगा. आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स. ओके, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा. एंड हीमोग्लोबिन आएगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी. ओके, नाउ ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सीव ट्यूब्स ऑफ द प्लांट फ्लोएम, they become hollow and thereby transportation of the food becomes easy. ओके, अगर प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस का लॉस हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस विल बिकम ईजी. ओके, थिंक अबाउट इट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस आर देयर इन योर बिल्डिंग और होम? व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट विल हैपन इफ दे weren't there? Okay, so within the energy sector there are two major types of pipeline, right? एक तो हमारा लिक्विड पाइपलाइन है जिसके थ्रू वाटर सप्लाई होता है, एंड एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमें हमारा गैस सिलेंडर मिलता है, राइट? नाउ लिक्विड pipelines transport crude oil or natural gas in liquid form to refineries where they undergo distillation and other production processes. ठीक है, तो हमने ये दोनों पाइपलाइन से we get natural oil, then we get our gas cylinders, waters and all distilled करके हमें मिलता है, and then we can use it for our own purposes, right? And if they weren't there तो क्या होगा? तो जो आज सारे घर के अंदर गैस सिलेंडर है या सबको जो पेट्रोल मिल जा रहा है, नेचुरल गैस मिल जा रहा है, दैट वोंट बिकम पॉसिबल. तो उसके लिए सिर्फ एक जगह होती है जहाँ पे एवरीवन विल रश टू, एंड बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा होते हैं. इट विल बी अ वेरी मच डिफ़िकल्ट प्रोसेस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द ऑर्गेनेल विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडो मतलब क्या? इनसाइड, राइट? तो ये अपने अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस को लेके जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द ऑर्गेनेल विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये दिखता कैसा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. नेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स एंड शीट्स फिल्ड विथ फ्लूइड. इंटरकनेक्टेड मिनिएचर फ्लूइड्स मतलब क्या? इफ़ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इसको ही हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब, एंड दिस आर द शीट्स विच आर फिल्ड विथ फ्लूइड्स. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस. इफ़ यू कैन सी, this is the endoplasmic reticulum which is connected to nucleus from the inner side to plasma membrane to the outer side. Okay, inner side पे nucleus membrane होगा and outer side पे क्या होगा? It will be plasma membrane का layer. Okay, rough endoplasmic reticulum has ribosome granules on its outer surface. तो this is the rough endoplasmic reticulum जिसके पास क्या है? ribosomes present है outer surface पे. ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये हमारे सेल्स को एक फ्रेमवर्क देता है विच सपोर्ट्स द सेल स्ट्रक्चर. ओके, देन इट हेल्प्स फॉर द कंडक्शन ऑफ प्रोटीन. अलग अलग प्रोटीन्स बनाने के लिए हेल्प करता है हमारे बॉडी को. देन टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सल्यूबल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. अब पूरे दिन में हम कितनी बार पता नहीं वी टेक टॉक्सिन्स in the form of food, air and water. We don't even know कि we are taking toxins or whether it is entering through air, through the process of respiration, because we are taking in oxygen and there are so much of pollution. तो different gases हमारे environment में release हो रहे हैं which are toxic for us. तो हमारे body में ये process भी चलता है कि अगर कोई भी toxin हमारे body के अंदर enter करती है, it is getting cleared by making it water soluble by endoplasmic reticulum. and अगर वो अब water soluble बन गया है तो it will be flushed out of our body and then our body will become toxic free. Okay, I hope you are clear with all the topics I have covered today and the previous lecture. So we are done for today. Thank you everyone. In the next